हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट करी हुई है अपनी केमिस्ट्री की 12th की धुरंधर बैच, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बोर्ड्स के लिए रिवीजन। चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस चल रहा है। 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। आई होप आपने पढ़ना शुरू कर दिया है, नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। आज के लेक्चर में हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। तो टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल and colligative properties। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नेचर ऑफ द सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं, यानी कि विच डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। कौन सा सॉल्यूट है जो इस बात पे डिपेंड करता है, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज। एंड द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी कि जिसे सिर्फ और सिर्फ अमाउंट, काउंट, गिनती, इस बात से फर्क पड़ता है। कौन है इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, उसे बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यानी कि द प्रॉपर्टीज, क्या डेफिनेशन आएगा इसका? द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। आप नंबर कह लो, अमाउंट कह सकते हो, कंसंट्रेशन कह सकते हो। प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, काउंट, कंसंट्रेशन, व्हाटएवर यू लाइक, यहां पे कुछ भी लिख सकते हो, इज नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगर इस चैप्टर के नाम की बात करूं तो इस चैप्टर का पूरा नाम ही सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, यानी कि ये हमारा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। क्लियर? तो सॉल्यूशंस कह सकता हूं जो पार्ट है, वैसे ये भी सॉल्यूशंस ही है ऑब्वियसली। एक्चुअली में इन प्रॉपर्टीज में हमें पढ़ना क्या है कि हाउ द सॉल्यूशन वेरीज फ्रॉम द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसे बिहेव करता है, एंड सॉल्यूशन जब उसके अंदर सॉल्यूट डाल दिया जाता है तो वो कैसे बिहेव करता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है और काफी इजी पार्ट है, काफी न्यूमेरिकल कंटेंट क्रिएटिंग पार्ट है। तो बेसिकली कह सकता हूं इसके अच्छे खासे चांसेस होते हैं जेई में भी आने के, एंड बोर्ड्स में भी इसके न्यूमेरिकल आने के अच्छे खासे चांसेस हैं। फुली टॉपिक ही न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो ध्यान से समझेंगे। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे सिलेबस में। 1 इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसे हम RLVP बोलते हैं। सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम डेल्टा TB बोलते हैं। थर्ड वन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे हम डेल्टा TF बोलते हैं। एंड फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका सिंबल बेसिकली पाई है। क्लियर? तो एक कई बार MCQ तो इसी बात के ऊपर भी आया हुआ है कि 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिखी होती हैं, पूछा होता है कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो उसमें अक्सर जो गड़बड़ होती है ना, वो यही होती है। वहां ये शब्द नहीं लिखा होता रिलेटिव, वहां लिखता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वो नहीं है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मानते हैं। तो एक एक करके हर प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। लेट्स हैव इट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के अंदर सबसे पहले समझेंगे, लेट सपोज हमारे पास एक वेसल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट A है, आप पानी मान सकते हैं, क्लोज्ड वेसल है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट A है तो सरफेस पे सारे पार्टिकल्स किसके हैं? देखिए, एक पहले तो इस चीज समझिए जरा, मैंने पहले भी बोला है, हम कर क्या रहे हैं, हम सॉल्वेंट और सोल्यूशन के बिहेवियर में क्या फर्क आता है। जब सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट डाल दिया जाता है, वो सोल्यूशन बन जाता है, तो क्या बिहेवियर में फर्क आता है, उस चीज के बारे में इन प्रॉपर्टीज में जानेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्वेंट लेते हैं, फिर सोल्यूशन लेंगे। तो सॉल्वेंट है, सरफेस पे सारे पार्टिकल सॉल्वेंट के ही हैं, इसके वेपर बनेंगे। फाइन, जैसे जैसे वेपर बनेंगे ये कंडेंस होना भी शुरू होगा,
फिर एक ऐसा समय आएगा जब जितनी तेजी से वेपर बनेंगे उतनी ही तेजी से कंडेंसेशन होगा, जितनी तेजी से वेपर बनेंगे उतनी तेजी से कंडेंसेशन होगा। उस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, हमने ये पहले पढ़ा है। क्लियर? तो उस इक्विलिब्रियम के टाइम पे ये वेपर जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं दीवारों पे उसे हम बोलते हैं पी नॉट। आपको याद होगा ये हमने पढ़ा था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, ये कल के लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, जिसमें हमने इसे मतलब वेपर प्रेशर की डेफिनेशन को समझा था। क्लियर? अब आज क्या है, कल हमने इसके अंदर लिक्विड बी डाला था, बट आज हम क्या डाल रहे हैं इसके अंदर, सॉलिड सल्यूट बी। एक ऐसा सल्यूट जो उड़ना नहीं चाहता, सॉलिड सल्यूट बी जो उड़ना नहीं चाहता। अरे भाई उड़ना नहीं चाहता, ये क्रॉस से रिप्रेजेंट करो, मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। उड़ना नहीं चाहता, सरफेस पे तो आएगा, और अगर सरफेस पे आएगा, देखो कुछ ना कुछ बी यहां पे डाला गया है, वो सरफेस पे आएगा। अगर वो सरफेस पे आएगा तो वो रिलेटिवली ए को कम उड़ने देगा। समझिए, बी नहीं उड़ेगा पर अब वो ए को कम उड़ने देगा। अब जो प्रेशर आएगा उसे हम बोलते हैं पीएस, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पर एक चीज समझिए जरा, ये कहने को सॉल्यूशन है, नुकसान हो गया भाई साहब इसका। कैसे? हमने ए के अंदर बी डाला जो खुद उड़ नहीं रहा है, बी तो उड़ ही नहीं रहा। जब बी उड़ नहीं रहा तो अब कौन उड़ रहा है? ए, बल्कि पहले से कम उड़ रहा है। पहले सारा ए था, सरफेस पूरा भरा हुआ था ए के पार्टिकल्स का, पूरा ए उड़ रहा था। अब पूरा सरफेस ए का नहीं भरा हुआ, उसमें बी भी है, और बी कह रहा मैं तो नहीं उड़ रहा भाई, तुम्हें उड़ना उड़ लो। अब कौन उड़ रहा है? सिर्फ और सिर्फ किसके वेपर बन रहे हैं? सिर्फ ए के, और वो भी पहले से कम। इसका मतलब दोनों में से कौन कम है? ये चीज ज्यादा है, ये चीज कम है। पीएस इज लेस देन पी नॉट ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जब हम पानी के अंदर एक सॉलिड सॉल्यूट डाल देते हैं, मान लो चीनी डाल देते हैं, तो उसके वेपर बनने के चांसेस पहले से कम हो जाते हैं। पानी में चीनी डाल देने से, सॉल्वेंट में सल्यूट डाल देने से जो सोल्यूशन बनता है उसमें वेपर्स कम उड़ते हैं जितने पहले उड़ते थे। तो अगर मैं पूछूं कि कितना लोरिंग है, व्हाट इज लोरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कितना लोरिंग है, तो वो है पी नॉट माइनस पी एस। क्योंकि पहले इतना था अब इतना है, तो कितना लोरिंग हो गया? पी नॉट माइनस पी एस। एंड इफ आई आस्क व्हाट इज रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर, व्हाट इज रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर, दिस इज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। रिलेटिव लोरिंग मतलब विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल वैल्यू। नाउ ये किस बात पे डिपेंड करता है? सोचने की बात है कि ये लोरिंग किस बात पे डिपेंड करता है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ बी। अगर ये बी ज्यादा होगा, अगर ये बी ज्यादा होगा तो वो सरफेस पे ज्यादा आ जाएगा, और अगर बी सरफेस पे ज्यादा आ जाएगा, ए को उड़ने नहीं देगा भैया वो। अगर वो ए को उड़ने नहीं देगा तो प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कम हो जाएगा, और अगर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कम हो जाएगा तो लोरिंग ज्यादा हो जाएगी। हम यहाँ खड़े थे पी नॉट पे, धीरे धीरे करके प्रेशर कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि बी उसे उड़ने नहीं दे रहा, बी ए को उड़ने नहीं दे रहा। तो ये सब कुछ किस बात पे डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ बी, गिनती ऑफ बी, काउंट ऑफ बी। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो गिनती पे, अमाउंट पे, काउंट पे डिपेंड करे। यानी कि ये फॉर्मूला क्या बन गया? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। गिनती बताने के लिए हम यहाँ पे कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, बट मेजरली जो यहाँ पे करी जाती है वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। कौन सी टर्म यूज करी जाती है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यानी कि ये बन गया पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। क्या होता है मोल फ्रैक्शन? सल्यूट के मोल्स अपॉन सल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। फाइन। एंड इन जनरली बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी बोलते हैं कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं? जहां सल्यूट की अमाउंट बहुत कम होती है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है, तो अक्सर हम सल्यूट के मोल्स को क्या कर लेते हैं? निगलेक्ट ले लेते हैं। क्यों करते हैं ऐसा?
बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आर वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। डाइल्यूट सॉल्यूशंस में सल्यूट की अमाउंट बहुत कम होती है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है, तो अक्सर हम इसे ऐसा भी लिखते हैं कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। दिस इज हाउ इट इज सिंप्लीफाइड रिटन एस। ठीक है ना, तो दोनों चीजें चलेंगी, ये भी चलता है ये भी चलता है। हम क्वेश्चन को थोड़ा सा देख के परख के उस हिसाब से हम लगा सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। क्लियर? जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, बेसिकली इसका न्यूमेरिकल पार्ट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल पे नजर डालेंगे कि किस तरीके का न्यूमेरिकल होता है। तो लुक एट द क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में बोला गया है कि प्योर वाटर का जो पी नॉट है यानी कि वेपर प्रेशर है वो कितना दिया हुआ है, 24 mm ऑफ मर्करी। प्योर वाटर का जो प्रेशर दिया हुआ है 24 mm ऑफ मर्करी दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ध्यान से समझिए जरा, क्या दिया हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पूछा है। अगर जो आपको बोला गया है कि 60 ग्राम ऑफ यूरिया हैज बीन डिसॉल्व्ड, अगर 60 ग्राम का यूरिया जो है वो 846 ग्राम के वाटर के अंदर डाल दिया जाए, यानी कि मास ऑफ यूरिया जो है वो कितना डाला गया है, 60 ग्राम्स, एंड मास ऑफ वाटर जिसके अंदर डाला गया है वो है 846 ग्राम्स। क्लियर? तो ध्यान से समझिए जरा क्या कुछ गिवन है। तो उस हिसाब से यूरिया के मोल्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया 60 बाय इसका मोलर मास विच इज 60 कम्स आउट टू बी 1, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने आ जाएंगे, 846 डिवाइड बाय 18 कम्स आउट टू बी, दिस इज व्हाट, 47। क्लियर? तो ये यूरिया के मोल्स आगे 1, इसके आगे 47। क्लियर? तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या फॉर्मूला लगेगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, दैट इज एन बी अपॉन एन ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, प्लस यूरिया आना चाहिए था पर काफी कम है, मैं निग्लेक्ट कर सकता हूं। ठीक है ना, अगर लगा के रखना है तो हम लगा के भी रख सकते हैं, कितना खास बड़ी बात नहीं है ये। तो पी नॉट माइनस पी एस, तो ये 24 गिवन है, माइनस पी एस अपॉन दिस इज 24, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज 1 अपॉन पानी इज 47। क्लियर? Otherwise you can simply solve it here, 60 by 60 upon 846 by 18। आपको अगर आपको लगता है कि ये वाला लगाना चाहिए तो +1 लगा लें, वरना एक्चुअली में ये वाला कैलकुलेशन वाइज ज्यादा अच्छा है, ये कैलकुलेशंस को इजी बना देगा। तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन ये आपको बढ़िया रहेगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारे पास आ गया है। चलिए अगर हम इसको यहाँ पे ऐड कर लें वैसे ज्यादा इजी रहेगा, +1, तो ये बन गया है 24 माइनस पी एस, लाइक दिस इज 24 अपॉन 48, दिस इज हाफ, तो 24 माइनस हाफ इज इक्वल टू पी एस, एंड पी एस कम्स आउट टू बी 23.5 mm of mercury. So this is how it should be solved. ठीक है ना, it will be 23.5 mm of mercury. So this is relative lowering of vapor pressure। और साफ साफ ये बात समझ आ रही है कि जो ये प्रॉपर्टी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि B कितना है, कौन है ये हमने नहीं देखा, कितना है ये देखा है। क्लियर? तो सेकेंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं, विच इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? तो बिल्कुल सेम हमारे पास वेसल है, सॉल्वेंट ए था, क्योंकि हमें सेम काम करना है। सॉल्वेंट में जब सल्यूट डालते हैं तो उसके बिहेवियर को समझना है। तो सॉल्वेंट, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पी नॉट है, उसमें हमने सॉलिड सल्यूट बी डाला विच इज मेंशन्ड बाय क्रॉस, ऑब्वियसली प्रेशर जो है वो पहले से कम हो जाएगा, विच इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो उससे बॉइलिंग पॉइंट को क्या फर्क पड़ता है ये चीज समझनी है। बट बिफोर आई एक्सप्लेन बॉइलिंग पॉइंट में क्या फर्क पड़ता है, पहले ये समझिए बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो जब अंदर का वेपर प्रेशर, ये जो वेपर प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है उसे हम बॉइलिंग टेम्परेचर बोलते हैं। फाइन? व्हेन द प्रेशर इनसाइड द वेसल
या द वेपर प्रेशर इनसाइड द वेसल बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट टाइम, जो टेम्परेचर है इज नोन एज बॉइलिंग टेम्परेचर। फाइन। तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है जिसे हम ग्राफ से समझते हैं अक्सर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज प्रेशर एंड दिस इज टेम्परेचर। माइट भी ये थोड़ा सा ज्यादा बनाना पड़ जाए। क्लियर। सो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैं मार्क करके रख लेता हूं। फाइन। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दिस इज अ वैल्यू ऑफ पी नॉट, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड दिस इज पीएस, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आपको पता ही है, हमने अभी अभी पढ़ा है, पी नॉट जो होता है वो पीएस से बड़ा होता है। क्लियर। तो धीरे धीरे करके हमने टेम्परेचर देना शुरू किया। जब हम यहाँ पे टेम्परेचर देंगे, इसे और ज्यादा हीट देंगे, तो ऑब्वियसली वेपर्स पहले से ज्यादा बनेंगे। अब वेपर्स पहले से ज्यादा बनेंगे तो अंदर वेपर प्रेशर विल इंक्रीज। सो कह सकता हूं जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर भी बढ़ेगा। फाइन। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो चाहे इसमें बी डाला हुआ है तब भी प्रेशर बढ़ेगा। फाइन। आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, ये प्रेशर बढ़ता जाएगा, ये भी बढ़ता जाएगा। फाइन। तो जिस टेम्परेचर पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एंड जिस टेम्परेचर पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैच कर जाएगा, जिस टेम्परेचर पे, ये वाले टेम्परेचर पे ये मैच कर गया है, यानी कि दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट। किसका? ये है प्योर सॉल्वेंट। नॉट लिखा हुआ है ना, कौन है ये? दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और जब आपने इसके अंदर कोई सॉलिड सॉल्यूट डाला, आसान भाषा में समझाऊं तो ये पानी के लिए है बॉइलिंग पॉइंट। और जब आपने पानी के अंदर चीनी डाल दी, उसे सॉल्यूशन बना दिया है, तो जब आप उसे हीट कर रहे हो तो अंदर का वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पे जाके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैच करेगा, एंड दिस विल बी नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि हमें सबको इतनी तो अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसे जाते हुए टेम्परेचर बढ़ रहा है, सो आप समझ सकते हो इतना टेम्परेचर जो है, इतना बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एलिवेट कर गया है, इतना बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ गया है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। कहने का मतलब ये है कि जब आप पानी में चीनी डाल देते हो तो पानी का अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो चीनी डालने से उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से प्लस होगा। नाउ द मुद्दा इस कितना प्लस होगा? 101, 102, कितना? ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन कितनी चीनी डाली है। तो फिर वही बात आ गई कि ये जो डेल्टा टीबी है, यानी कि एलिवेशन, डेल्टा वाला चेंज, कितना चेंज आया? चेंज ये क्या है? डिक्रीज आया, इंक्रीज आया? इंक्रीज आया है। तो कितना चेंज आया है? डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस बात पे डिपेंड करता है? अबे कितनी चीनी डाली हो भाई, कितनी चीनी डाली है, मतलब अमाउंट ऑफ बी। किस पे? अमाउंट ऑफ बी। एंड अमाउंट ऑफ बी बताने के बहुत सारे तरीके हैं। जो इन्होंने यूज किया वो है मोलैलिटी। क्या है? मोलैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के यहाँ पे क्या लग जाता है? कांस्टेंट, दैट इज के बी, जिसे हम क्या बोलते हैं? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। एंड एम स्टैंड्स फॉर मोलैलिटी। फाइन। सो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? डेल्टा टी बी। कोई दिक्कत? क्लियर। एंड अगेन फिर वही बात, सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें न्यूमेरिकल। तो समझिए जरा न्यूमेरिकल क्या कहना चाहता है। तो नीचे आपको न्यूमेरिकल दिख रहा है, आपको पढ़ के सुना देता हूं न्यूमेरिकल आपको क्या कहना चाहता है। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन containing 0.456 gram of camphor whose molecular mass is 152। यानी कि यहाँ मास ऑफ सल्यूट जो है वो मास ऑफ कैम्फर दिया हुआ है। मास ऑफ कैम्फर कितना दिया हुआ है? वो है 0.456 ग्राम्स, एंड इसका मोलर मास भी दिया हुआ है विच इज 152। क्लियर। डिसॉल्व्ड इन 31.4 ग्राम ऑफ एसीटोन, यानी कि यहां जो सॉल्वेंट है, यहां जो सॉल्वेंट है वो पानी नहीं है,
मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे एसीटोन है वो, और वो कितना है 31.4 ग्राम्स। क्लियर? जिसका बॉइलिंग पॉइंट ऑलरेडी मेंशन है 56.30 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट मेंशनड है दैट इज 56.30 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? सो इफ द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो है हमें वो 1.72 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, सो हमें बेसिकली क्या दिया हुआ है, Kb जो है वो 1.72 दिया हुआ है, फाइन, केल्विन किलोग्राम पर मोल। क्लियर? तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फाइन, सो हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है कि अब जब एसीटोन के अंदर हमने कैम्फर डाल दिया है तो अब बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा। क्लियर? तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। के बी है 1.72 एंड एम हमें सॉल्व करना है, तो एम कैसे सॉल्व होगा, मोलैलिटी क्या होती है, गिवन मास ऑफ सल्यूट, कौन है सल्यूट, ये रहा 0.456 इज द गिवन मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट विच इज 152 into 1000 upon mass of solvent which is 31.4 grams. Fine. So if we calculate it, तो ये कैलकुलेट होके कितना आएगा, सो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं, ऑब्वियसली वैसे कैलकुलेटर लेके जाना अलाउड नहीं है, सो 0.456 डिवाइड बाय 152 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 31.4, so it comes out to be 0.095. क्लियर? सो दिस इज द मोलैलिटी। अगर हम यहाँ पे पुट कर दें 1.72 इंटू ये मोल पर किलोग्राम है 0.095, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.16 आना चाहिए ना, इट मल्टीप्लाई बाय 1.72 इट इज 0.16, बिल्कुल करेक्ट है। फाइन, मैंने यहाँ से अंदाजा लगा लिया था, ये 0.16। सो कितना चेंज आया है, दिस इज इतना आया है, आप इसे डिग्री सेल्सियस में लिखो चाहे केल्विन में, चेंज में कोई ऐसा इशू नहीं होता है। क्लियर? तो अब क्या हमें चेंज पूछा गया था, नहीं, ध्यान से समझिए जरा क्या लिखा फर्स्ट लाइन में, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें नया बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है विच इज ओल्ड बॉइलिंग पॉइंट प्लस डेल्टा टीबी, एंड ओल्ड बॉइलिंग पॉइंट कितना है 56.30 प्लस 0.16 which comes out to be 56.46 डिग्री सेल्सियस। तो जो नया बॉइलिंग पॉइंट आया है जिसे हम टीबी डैश कह सकते हैं, इट इज ओल्ड बॉइलिंग पॉइंट प्लस द न्यू बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? सो दिस इज हाउ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आसान भाषा में, जब आपने सॉल्वेंट के अंदर कोई सॉलिड सॉल्यूट डाल दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले से ज्यादा आ गया है। क्लियर? सो नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसे हम ज्यादा ना टाइम लगाते हुए इसी में ही सॉल्व करते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहीं पे आपको मैं समझा देता हूं ताकि हमारा समय थोड़ा सा सेव हो जाए इसमें। फाइन। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, देखिए यहां तक ये लिक्विड वेपर और ये लिक्विड सॉल्वेंट है, जब हम इसे सॉलिड बनाएंगे तो ये इसका कर्व कुछ इस तरीके से आएगा। क्लियर? एंड सॉल्यूशन इसे पीछे जाके मीट करेगा, इस पॉइंट पे द सॉल्वेंट इज बिकमिंग सॉलिड, तो ये बेसिकली क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। जबकि सॉल्यूशन इस पॉइंट पे जाके सॉलिड सल्यूट को, ये किसका ग्राफ है, सॉलिड सॉल्वेंट का ग्राफ है, ये इस पॉइंट पे जाके इसे मीट कर रहा है, यानी कि ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फाइन। आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम बिना दिमाग लगाए इसको सॉल्व करें, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पानी जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस में कन्वर्ट होता है, अगर आप उसमें चीनी डाल देंगे
तो वो इससे कम टेम्परेचर पे जाके फ्रीज होगा। यानी कि पानी में अगर आप सॉलिड सल्यूट डाल दोगे या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर अगर सॉलिड सल्यूट डाल दोगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले से कम हो जाएगा। पानी में चीनी डाल देने से, पानी अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है तो चीनी वाला पानी यानी कि शुगर सोल्यूशन -1 -2 इस तरीके से जाके फ्रीज होगा। फिर से वही बात कि कितने पे फ्रीज होगा, ये बात किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ बी। तो अगर आप डेल्टा टीएफ निकालोगे ये भी अमाउंट ऑफ बी आ जाएगा विच कम्स आउट टू बी केएफ इनटू एम। जैसे यहाँ पे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, यहाँ पे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है। क्लियर? बिल्कुल ही सेम न्यूमेरिकल है। अगर मैं इसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करूं, लेट सपोज, तो आप ये पूरे का पूरा सॉल्व कर लो। आप लेट सपोज आपका डेल्टा टीएफ आ गया, जो भी आ गया, तो आपको क्या करना है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट पहले से एलिवेट हो रहा है, पानी में चीनी डालने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, तो पानी में चीनी डालने से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है। तो लेट सपोज जो भी फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसमें से माइनस करना है। जैसे यहां नया बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए पुराने बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा टी भी ऐड किया है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, नया फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए जो ओल्ड फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें से डेल्टा टीएफ माइनस करना पड़ेगा। समटाइम्स आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, समटाइम्स क्या, पानी के केस में हर बार ये ओल्ड फ्रीजिंग पॉइंट तो आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, तो आपका डिग्री सेल्सियस में तो फ्रीजिंग पॉइंट अक्सर आंसर नेगेटिव में आएगा अगर फ्रीजिंग पॉइंट निकालना आता है तो। क्लियर? हाँ, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जो डेल्टा टीएफ है ये तो पॉजिटिव एंटिटी आएगा बिकॉज मोलैलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, केएफ इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो हम डेल्टा टीएफ पे समय नहीं लगा सकते बिकॉज लगभग सेम सिनेरियो है। हम चलते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी पे जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। So the next and the fourth colligative property is osmosis, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी ऑस्मोसिस नहीं है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो समझेंगे जरा पहले ऑस्मोसिस क्या होता है। उसके लिए मैं एक दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, एक बेसिकली कह सकता हूँ एक तरीके का फिल्टर है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन है या सेलोफेन से बना हुआ एक मेम्ब्रेन है। इस साइड सिर्फ और सिर्फ लेट सपोज सॉल्वेंट है एंड इस साइड सॉल्यूशन है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे पानी ही है सिर्फ, और यहाँ समझ सकते हैं पानी में कोई सल्यूट पार्टिकल डाला हुआ है। सो व्हाट इज ऑस्मोसिस इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ solvent particles from solvent side to solution side through semi permeable membrane is known as osmosis। थोड़ा सा शब्दों को समझेंगे जरा। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, कौन फ्लो कर रहा है, सॉल्वेंट पार्टिकल, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, यानी कि फ्लो किसे करना है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को, पानी को फ्लो करना है एक तरीके से फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सोल्यूशन साइड, यानी कि दिस साइड से दिस साइड पानी के पार्टिकल्स को फ्लो करने को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को फ्लो करने को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। दो तीन अलग अलग डेफिनेशनों से हम इसे समझेंगे। जैसे ये मैंने सबसे पहले जो आपको बोला है वो है द स्पॉन्टेनियस फ्लो फ्रॉम सॉल्वेंट टू सोल्यूशन साइड। एक और तरीके से समझते हैं, ये वही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, लेट सपोज ये C1 कंसंट्रेशन का सोल्यूशन है, ये दोनों सोल्यूशन है लेट सपोज, ठीक है ना, एंड C1 की कंसंट्रेशन C2 से ज्यादा है, फाइन, कंसंट्रेशन के केस में C1 C2 से ज्यादा है, यानी कि यहाँ कंसंट्रेशन हाई है, कंसंट्रेशन हाई मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट लो है एंड यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है, फाइन, यहाँ पे कंसंट्रेशन लो है सॉल्वेंट ज्यादा है, फाइन। तो जहां पानी ज्यादा है, कहां पानी ज्यादा है, इस साइड, यहां से यहां की तरफ फ्लो होगा। क्लियर?
सो इस डेफिनेशन को क्या बोलेंगे? द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। याद रखें, जिसकी कंसेंट्रेशन है C1 C2, ये लोग मूव नहीं कर रहे, कौन मूव कर रहा है? पानी मूव कर रहा है। द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ solvent particles from low concentration to high concentration through semi permeable membrane is known as osmosis। क्लियर है? अक्सर इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यहां सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, लेट सपोज 0.1 मोलैरिटी अमोनिया दिया है एंड इस साइड 0.5 मोलैरिटी कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन दिया है, दोनों ही एक्वस दिए हुए हैं। पूछा जाता है कि किस साइड कॉम्प्लेक्स बनेगा, किस साइड कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉपर का अमोनिया के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनेगा? किसी भी साइड नहीं बनेगा, बिकॉज this is not the ammonia that need to travel, it is not the copper ions that need to be travel। देखो, कई बच्चे कहते हैं सर लो कंसंट्रेशन है, इसकी लो है, यहां से यहां जाएगा। अरे पर कौन जाएगा भाई, कौन जाएगा? पानी जाएगा। कौन जाएगा? एक्वा सोल्यूशन लिखा, पानी जाएगा। पानी जाएगा, उसका थोड़ी ना कॉम्प्लेक्स बन रहा है। किसका कॉम्प्लेक्स बनना था? अमोनिया का बनना था, वो नहीं जा रहा। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सोल्यूशन साइड, उसे क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो इस चीज को समझने के लिए यहाँ पे समझेंगे जरा, फिर से वही फंडा, यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे मैं सॉल्वेंट ले लेता हूँ यानी कि सिर्फ पानी, और यहाँ पे सोल्यूशन ले लेता हूँ। क्लियर? ऑब्वियसली फ्लो यहाँ से यहाँ हो रहा है, फाइन। और अगर मैं यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन लगा देता हूँ, तो देखो यहां से यहां जब पानी फ्लो कर रहा है, सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है, तो मैं यहाँ कितना प्रेशर लगाऊं, कितना प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करूं, सो दैट इस फ्लो को रोका जाए। देखो ये लगातार जा रहा है, अगर मैं ऊपर से प्रेशर लगा दूंगा तो इस फ्लो को रोका जा सकता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? इट इज द प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड एक्सटर्नली सो एज टू जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस। The external pressure which is applied so as to just stop the process of osmosis is known as osmotic pressure। उसे क्या बोलते हैं? osmotic pressure बोलते हैं, यानी कि पाई बोलते हैं। क्लियर? तो समझ गए डेफिनेशन। नाउ एक और टर्म इसमें काफी ज्यादा फेमस है, वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। कौन सी टर्म है? रिवर्स ऑस्मोसिस, RO। जो हमारे घरों में प्योरीफायर्स हैं, वो क्या लफड़ा है? देखो, अगर हमने ये जो बाहर से प्रेशर अप्लाई किया है, एक्सटर्नल प्रेशर जो अप्लाई किया है, PAEXT लिखा है, एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा अप्लाई कर दिया है, ज्यादा जोर लगा दिया है, तो भैया ये फ्लो उलट जाएगा, ये उलट जाएगा, ये फ्लो सोल्यूशन से सॉल्वेंट साइड आने लग जाएगा। समझिए, वाटर वर्क्स में से जो पानी आ रहा है वो एक सोल्यूशन फॉर्म में आ रहा है, उसमें बहुत कुछ है, फाइन। जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो बिजली की हेल्प से, RO की हेल्प से प्रेशर अप्लाई कराते हो, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से सिर्फ पानी निकल के आता है, और आप यहाँ पे क्या लगा लेते हो? अपनी टैप लगा लेते हो, जिसके कारण आपके पास क्या आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ वाटर आ रहा है। रेस्ट ऑल जितने भी सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो इधर ही रह रहे हैं। क्लियर? जब ये भर जाता है तो अक्सर आपने देखा होगा ROs में हम ये चेंज करते हैं, पूरे का पूरा पार्ट चेंज करते हैं। क्लियर? सो दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब व्हेन योर प्रेशर अप्लाइड इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन द फ्लो, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो का डायरेक्शन था, दैट रिवर्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर? एक टर्म्स इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे और फेमस हैं। लेट सपोज आपने यहाँ पे एक पूरा डाइल्यूट सोल्यूशन लिया हुआ है, ठीक है ना? तो डाइल्यूट सोल्यूशन में आपने जो एग है वो पूरा पील ऑफ करके, यानी कि छिलका उतार के रखा हुआ है यहाँ। तो क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन है तो यहाँ पे पानी ज्यादा है, तो पानी ज्यादा है तो ये पानी इसके अंदर की तरफ मूव करेगा, अंदर की तरफ मूव करेगा, जिसके कारण जो एग है वो स्वेल अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वेल अप हो जाएगा। क्लियर? हीमोलाइसिस बोलते हैं जिसे से। और अगर हम
मान लीजिए बाहर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, इसका मतलब बाहर पानी कम है। अगर यहाँ पे एग रखा हुआ ऐसे तो यहाँ से बाहर की तरफ आएगा। क्लियर? जिसे प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, जिसके कारण ये श्रिंक अप हो जाएगा। फाइन, ये श्रिंक हो जाएगा, सुंगड़ जाएगा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो जिसके कारण यहां से पानी बाहर आएगा। क्यों? अंदर पानी ज्यादा है, बाहर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, पानी कम है, लो से हाई की तरफ जाना होता है। क्लियर? जिसे हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बोला था वो है न्यूमेरिकल पार्ट। पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका सिंबल है पाई, इसका फॉर्मूला है CST। क्या है? CST। ये बेसिकली PV इज इक्वल टू NRT से ही बना है। P इज इक्वल टू N/VRT होता है। P की बजाय क्या आ गया? पाई आ गया। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम C आ गया, कंसंट्रेशन। R जो कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यहाँ पे सोल्यूशन कांस्टेंट बन गया है। फाइन। और इस सोल्यूशन कांस्टेंट की भी उतनी ही वैल्यू है 0.0821 लीटर ATM अपॉन मोल केल्विन। T तो एज इट इज टेम्परेचर ही है। सो दिस इज द फॉर्मूला, पाई इज इक्वल टू CST। फाइन। सो लेट्स हैव अ न्यूमेरिकल ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। Clear? We have the numerical. You can see the numerical here. तो calculate the osmotic pressure at 273 Kelvin of a 5% urea solution. So basically 5% urea solution दिया हुआ है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई निकालना है बस at 273 Kelvin. So temperature is 273 Kelvin. तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। सो इट्स अ सिंपल थिंग। फाइन। सो पाई सॉल्व करेंगे। बेसिकली पाई क्या होता है? CST। कंसंट्रेशन निकालना है। कंसंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। सो ये जो 5% है, जब परसेंटेज का क्वेश्चन आता है ना, ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। तो परसेंटेज बेसिकली क्या है कि लाइक 5 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना। क्योंकि यह परसेंटेज में मेंशन नहीं है तो परसेंटेज मास पर वॉल्यूम भी कंसीडर किया जा सकता है, बिकॉज डेंसिटी इज नॉट मेंशन्ड। तो हम मान सकते हैं कि 100 ml के सोल्यूशन के अंदर 5 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट है। तो कंसंट्रेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम S इंटू T। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है? 5 ग्राम्स जो सल्यूट के मोल्स हैं, और सॉरी मोल्स के लिए यूरिया का मोलर मास होता है 60। तो मोल्स कितने बन गए? 5/60 इंटू वॉल्यूम, हमें यहाँ पे लीटर्स में लेना होता है। तो 5% का मतलब क्या है? 5 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml of solution whenever density is not given, otherwise we will consider it 100 ग्राम एंड डेंसिटी दी होती तो वहां से वॉल्यूम निकाला जा सकता है। मान लो यहाँ पे डेंसिटी गिवन होती तो फिर जो भी यहाँ पे मास आ जाता, डेंसिटी हम लगा के वॉल्यूम क्या निकालते? मास अपॉन डेंसिटी करके सॉल्व कर लेते। क्लियर? अदरवाइज यहाँ पे क्योंकि डेंसिटी कुछ भी मेंशन नहीं है, बिकॉज डेंसिटी 1 ही कंसिडर करने के लिए बोला होगा, तो ये 1 आ गया। मास 100 ग्राम था तो वहां से वॉल्यूम क्या आ गया? 100 ml आ गया। क्लियर? सो यहाँ पे इंटू 1000 बेसिकली, क्योंकि हमने इसे लीटर्स में कन्वर्ट करना होता है, तो ये 100 ml है, वो लीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। S 0.0821 है, यहाँ पे दिया हुआ है, एंड टेम्परेचर इज 273। सो इफ वी सॉल्व इट, दिस कम्स आउट टू बी 18.68। दिस कम्स आउट टू बी 18.68। फाइन। सो दिस इज रफली 24 के आसपास होता है ये। दिस इज रफली 24 into 5 is basically 120/6, 20 के आसपास ही आना चाहिए था ये, ठीक है ना। तो मेरे पास कैलकुलेशन किया हुआ है 18.68। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कर दी हैं, बट अब कुछ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि सारी शेप एंड सूरत न्यूमेरिकल्स की बदल देती हैं, जिसे हम बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। हम अगले लेक्चर में करेंगे एंड इसके कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करेंगे। फाइन। आप भी बता सकते हो कि कौन से न्यूमेरिकल्स आपको इस चैप्टर के सबसे टफ लगते हैं। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर्स मेंशन कर सकते हो, सो दैट आई विल सॉल्व दैट इन द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स।
टिल देन गुड लक, लगे रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।